अधिकतम सूर्यताप दोपहर को 12 PM पर होता है, जबकि अधिकतम तापमान 2 बजे की समथिंग होता है दोपहर में। वहीं वर्ष का अधिकतम सूर्यताप जून महीने में प्राप्त होता है, क्योंकि 21 जून को लंबवत किरणें पड़ती हैं सूरज की। वहीं जो सबसे गर्म महीना होता है वो जुलाई होता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझने के लिए अपन तापमान वाला चैप्टर पढ़ते हैं। यूपीएससी के अकॉर्डिंग तापमान वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तापमान व्युत्क्रमण हो या तापमान विसंगति हो या तापमान शिथिलता हो या समताप रेखाओं से लेकर यूपीएससी पीटी में प्रश्न पूछना आम बात है। तो चलो बात करते हैं तापमान की। तापमान यानी ऊष्मा। तापमान होता क्या है? ये ऊष्मा का रूप एक ऊष्मा का ही तो रूप है ना। और ऊष्मा 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो ऊर्जा के रूप में, दूसरी ऊष्मा जो संवेदनशील ऊष्मा होती है, यानी ताप में वृद्धि करती है, जिसकी वजह से अपन तापमान में वृद्धि होती है ना, उसको संवेदनशील ऊष्मा बोलते हैं। और एक होती है गुप्त ऊष्मा, जो सीधे रूप में अपने ऊष्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन वो गुप्त रूप से कार्य करती है, जो सीधे अवस्था में परिवर्तन करती है। जैसे जो जलवाष्प होती है, इसका संघनन होता है और संघनन से वर्षण होता है। तो जलवाष्प का संघनन होना, इसमें गुप्त ऊष्मा कार्य करती है, और संघनन से लेके वर्षण करना, इसमें भी गुप्त ऊष्मा का रोल होता है। तो ध्यान रखना, गुप्त ऊष्मा वर्षा कराने में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। ये सीधी अवस्था में परिवर्तन करती है। जलवाष्प गैस है, जलवाष्प से इसका संघनन होगा, संघनन से वर्षण होगा, सीधा गैस से वर्षण होने में अवस्था परिवर्तन हो रही है, क्योंकि गैस से ठोस हो रहा है, द्रव अवस्था में जा रही है, तो ये अवस्था परिवर्तन। तो ध्यान रखना, गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन करवाती है, और जो संवेदनशील ऊष्मा होती है वो तापमान में वृद्धि करती है। जैसे कोई भी तापमान में वृद्धि हो रहा है, वो संवेदनशील ऊष्मा के कारण होता है। अब ऊष्मा का स्थानांतरण किस किस तरीके से होता है, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है ना कि ऊष्मा है ठीक है, लेकिन इसका स्थानांतरण हो रहा है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण किस किस तरीके से होता है? ये 3 तरीके से होता है। पहला, चालन के रूप में। चालन के रूप में कैसे कि अपन स्पर्श हुआ किसी चीज़ से, तो जो प्राप्त ऊष्मा होती है, जैसे कोई लोहे की गर्म रोड होती है, उसको ये एक सिरा, आगे का सिरा गर्म करते हैं, तो पीछे वाले सिरे पर तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तो ये ऊष्मा का चालन तरीका है स्थानांतरण का। दूसरा है संवहन। ये वर्षा वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। संवहन यानी ऊर्ध्वाधर गति से जो तापमान में वृद्धि होती है ना, जैसे पार्श्व विकिरण होती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं जो वापस अंतरिक्ष की ओर लौटती हैं ना, उनको बोलते हैं पार्श्व विकिरण। जो पार्श्व विकिरण होती हैं वो संवहन ऊष्मा का ही एक रूप है। तो यानी संवहन ऊष्मा में क्या होता है? ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर गति के रूप में तापमान का स्थानांतरण करना। और तीसरा इसका रूप है विकिरण के रूप में। जो विकिरण होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो विकिरण सूर्य से जो किरणें निकल के आई हैं, वो वायुमंडल से में आने से पूर्व तो माध्यम नहीं था ना, कोई भी ना वायु थी, मतलब निर्वात था, फिर भी सूर्य किरणें पृथ्वी पर प्राप्त हो रही है ना, तो इसको विकिरण बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि सूर्य की विकिरण। तो ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके हैं, चालन, संवहन और विकिरण, तीनों तरीके। अब इनको प्रभावित क्या क्या कर सकता है? देखो, तापमान को प्रभावित करने का क्या क्या तरीका हो सकता है? तापमान यानी ऊष्मा। तो सबसे पहले देखेंगे तापमान को प्रभावित या ऊष्मा को प्रभावित किस किस तरीके से हो सकता है। देखो, पिछले वाले टॉपिक में अपन ने बात की थी, सूर्य ताप से तापमान प्रभावित होगा। तो इसको प्रभावित किससे हो सकता है? सूर्य ताप से। सूर्य ताप किस से प्रभावित हो सकता है? सूर्य ताप यानी कोई भी एक क्षेत्र है, इस पर 1 मिनट में कितना तापमान प्राप्त हो रहा है, उसको सूर्य ताप बोलते हैं। ध्यान रखना। तो औसत पृथ्वी पर सूर्य ताप कितना है, जो मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताए थे, 2 कैलोरी प्रति cm³ पर मिनट, मतलब 1 घन
एक जो सेंटीमीटर का घन का क्षेत्र है उसमें 1 मिनट में जितना तापमान होगा वो होता है 2 कैलोरी। उसको सौर स्थिरांक भी बोलते हैं या लेंजली बोलते हैं। तो ध्यान रखना, सूर्य तप प्रभावित होता है। तापमान किससे प्रभावित हो गया? सूर्य तप से। जितना ज़्यादा सूर्य तप प्राप्त होगा उतना ही तापमान में वृद्धि होगी, क्योंकि वहाँ पर तापमान में सौर स्थिरांक की उतनी ही देर तक वृद्धि होती रहेगी। तो सूर्य तप किससे प्रभावित होगा? अक्षांश से। देखो अक्षांश से कैसे होगा? सूर्य का जो आपतन कोण है ना, आपतन कोण, मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि जो आपतन कोण होता है मतलब सूरज की किसी पृष्ठ पर सूरज की जो किरण है ना वो कितने डिग्री पर प्राप्त हो रही है उसको आपतन कोण बोलते हैं। तो जितना आपतन कोण अधिक होगा सूर्य तप उतना ही अधिक होगा। तो सूर्य तप जितना अधिक होगा उतना ही तापमान में वृद्धि होगी। सिंपल बात समझ में आई? तो अक्षांश इस तरह से तापमान को प्रभावित करती है। दूसरा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धारा के बारे में भी अपन अक्षांशीय ऊष्मा बजट में समझे थे कि महासागरीय धाराएं तापमान को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर स्थानांतरित कर देती है। तो इसकी वजह से भी तापमान में अंतर आता है। तो तापमान इससे प्रभावित होता है। जैसे विश्वत पर तापमान जितना है महासागरीय धाराएं उसको 30 डिग्री नॉर्थ की ओर लेके चलेगी। तो यहाँ पर तापमान कितना प्राप्त हो रहा है? मान लो 10 इकाई प्राप्त हो रहा है, उसमें से महासागरीय धाराओं की वजह से 5 इकाई ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा? 5 इकाई। तो इस प्रकार से महासागरीय धाराएं भी सूर्य तप को तापमान को प्रभावित करती हैं। तीसरा, पवने भी स्थानांतरण करते हैं तापमान का। ऊष्मा का पवने स्थानांतरण कर देंगे तो तापमान प्रभावित होगा ना। चौथा सागर तल से दूरी। सागर तल से दूरी, ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। सागर तल से दूरी में एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, वो है कि सागर से जितनी दूर अधिक होगा, यानी सागर से अपन जितनी दूर अधिक क्षेत्र होगा वहाँ पर सागर का जो समताकारी प्रभाव है उसमें कमी आएगी। सागर का समताकारी प्रभाव में कमी। सागर का समताकारी प्रभाव क्या होता है? सिंपल तरीके से समझो कि ये सागर है और इसके पास का जो स्थल है ना, इसमें तापमान में अधिक अंतर नहीं होता। मतलब यहाँ पर तापांतर नगण्य होता है। तापांतर नगण्य होता है क्यों? क्योंकि सागर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसका रात्रि में जो इसका पार्श्व विकिरण होती है ना, वो इतनी मात्रा में लौटाई जाती है, वो सागर से वापस वो जगह बढ़ जाती है। इस कारण तापमान में अंतर बहुत कम होता है। पूरे साल भर यहाँ तापमान बना रहता है। इसी कारण मुंबई में सर्दियाँ इतनी ठंडी नहीं होती जितनी ठंडी दिल्ली में होती है, क्योंकि दिल्ली समुद्र से दूर है। तो जितना अधिक सागर तल से दूरी होगी समताकारी प्रभाव में कमी होगी, और समताकारी प्रभाव में कमी होगी तो वहाँ पर कौन सी दशाएं पाई जाएगी? वहाँ पर पाया जाएगा महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु कैसी होती है? इसमें गर्मी भी अधिक होती है, गर्मी के समय गर्मी अधिक होगी और ठंड के समय ठंड भी अच्छी खासी पड़ेगी। यहाँ पर समुद्र का कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना, सागर तल से जितनी अधिक दूरी होगी समताकारी प्रभाव में कमी आएगी और तापांतर उतना ही अधिक होगा। चार हो गया। पाँचवीं तापमान को प्रभावित करने वाली पाँचवीं दशा कौन सी है? वायुमंडलीय दशा। तो सिंपल देखो, यदि वायुमंडल में यदि बादल है तो तापमान पृथ्वी के भूपृष्ठ पर तापमान कम प्राप्त होगा ना। तो यदि बादल है तो तापमान कम हो प्राप्त होगा, तो तापमान प्रभावित हो रहा है ना वायुमंडलीय दशाओं से। स्थल का विन्यास, यदि कोई स्थल यदि रेगिस्तान है तो तापमान अधिक प्राप्त होगा। वहीं यदि कोई पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में तापमान कम प्राप्त होगा। यदि जल है, जल का क्षेत्र है, जल में अधिक दूरी तक उसका एल्बिडो कम होता है, जल का एल्बिडो कम होता है तो तापमान अधिक अवशोषित करता है। वो एल्बिडो कम तो तापमान का अवशोषण अधिक करता है। वहीं यदि हिम वाला क्षेत्र है तो उसका हिम का एल्बिडो सबसे अधिक होता है।
इस कारण वो तापमान को परावर्तन करा देता है। तापमान परावर्तन हो गया तो ऊष्मा क्रम प्राप्त हुई, उससे तापमान प्रभावित हुआ। आई बात समझ में? तो और साथ ही बात करें तो सतह की प्रवृत्ति कैसी है, सतह की प्रकृति और विशेषता क्या है। देखो सतह की प्रवृत्ति, देखो कोई पहाड़ी क्षेत्र है और एक मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में सूरज की किरणें अधिक से अधिक प्राप्त होंगी, और वहीं पहाड़ी क्षेत्र है तो उसका एक तरफ तो जो सूरज के सम्मुख होगा वहाँ तो सूर्य का ताप प्राप्त होगा, तो तापमान प्रभावित हो रहा है। वहीं जो उसका छाया क्षेत्र है वहाँ पर तापमान प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार सतह की प्रकृति प्रभावित होती है। तो तापमान को प्रभावित किस वजह से हो सकता है, अक्षांश की वजह से हो सकता है तापमान प्रभावित, महासागरीय धाराओं की वजह से तापमान प्रभावित होता है, पवनों की वजह से तापमान प्रभावित होता है, सागर तल से दूरी की वजह से प्रभावित होता है। ये ध्यान रखना कि समताकारी प्रभाव और महाद्वीपीय जलवायु के बारे में मेंस में भी अपन पॉइंट आउट कर सकते हैं इसको, या पीटी में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, और शायद पीवाईक्यू में पूछा भी गया है प्रश्न। वायुमंडलीय दशाओं के बारे में, स्थलीय विन्यास और सतह की प्रकृति, ये सभी तापमान को प्रभावित करती हैं। अब बात करते हैं तापमान शीतलता की। देखो कौन से महीने में भारत की बात करें या उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो किस महीने में सूरज की लंबवत किरणें होती हैं, जून महीने में, क्योंकि 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर 90 डिग्री लंबवत होता है, तो मतलब सूर्य तप सर्वाधिक प्राप्त हुआ। सूर्य तप सर्वाधिक किस महीने में प्राप्त होगा, जून में। लेकिन जो सबसे गर्म तापमान का महीना होता है, अधिकतम तापमान वाला महीना होता है, वो होता है जुलाई। इसी अंतर को अपन क्या बोलते हैं, तापमान शीतलता। और जो सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, दिसंबर होना चाहिए, लेकिन जो सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी। ये तापमान इसी अंतर को तापमान शीतलता बोलते हैं। होना जून में चाहिए था गर्म महीना, लेकिन होता जुलाई है। ये है तापमान शीतलता। वहीं यदि दिन की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान कितना होता है, कब होता है, दिन का अधिकतम तापमान ये 2 बजे होता है। ध्यान रखना, होना 12 बजे चाहिए था, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं या सूर्य तप जो अधिकतम प्राप्त होता है वो 12 बजे के आसपास प्राप्त होता है, लेकिन 2 बजे सूर्य का तापमान अधिक होता है। ध्यान रखना, पृथ्वी पर जो अपन तापमान महसूस करते हैं वो 2 बजे अधिक होता है। वहीं जो रात्रि का टाइम में होता है, सबसे ठंडा न्यूनतम तापमान कब होता है, 5 AM। अच्छा, ये तापमान शीतलता होती क्यों है, इसका कारण देखें तो देखो सूरज से किरणें प्राप्त हुई सतह को, और जो वापस लौट रही हैं, तापमान इस जो वापस लौटने वाली किरणें होती हैं ना, पार्थिव किरण, इनकी वजह से तापमान गर्म होता है, ना कि जो सूरज से प्राप्त हो रही है। क्योंकि सूरज से जो प्राप्त हो रही है उनकी उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, और जो वापस लौटती है उनकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, तो वो अधिक क्षेत्र को गर्म करती हुई जाती हैं। तो यही कारण है कि 12 बजे तो सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है, अधिक होता है, लेकिन वो गर्म होता है 2 PM के आसपास, दोपहर के 2 बजे के आसपास तापमान अधिक होता है। तो तापमान शीतलता क्या होती है, तापमान शीतलता हुई कि क्षेत्र का उच्चतम और न्यूनतम तापमान अपने वास्तविक समय तापमान और जितना विलंब से प्राप्त हो रहा है उसी को तापमान शीतलता बोलते हैं। यानी क्षेत्र का उच्चतम तथा न्यूनतम तापमान अपने वास्तविक समय से विलंब से प्राप्त होता है, इसको तापमान शीतलता बोलते हैं। दिन का समय में तापमान अंतर 2 घंटे का होता है, रात्रि में 5 AM के समथिंग सबसे न्यूनतम तापमान होता है, ध्यान रखना। और वहीं जून महीने में होना चाहिए था, वो जुलाई में होता है। तो तापमान शीतलता समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं तापमान विसंगति। तापमान विसंगति क्या होती है,
देखो तापमान विसंगति सिंपल है। अक्षांश का औसत तापमान, कोई भी अक्षांश है जैसे 0 डिग्री और 30 डिग्री। 30 डिग्री अक्षांश का औसत तापमान, क्योंकि यदि 21 जून की बात करें समझने के लिए, 21 जून सूर्य ताप लंबवत किरणें होंगी यहाँ पर, तो आपतन कोण कितना होगा? आपतन कोण 90 डिग्री, यानी लंबवत किरणें। तो पूरे 30 डिग्री अक्षांश पर एक समान तापमान प्राप्त होगा ना, सूर्य तप एक समान प्राप्त होगा, सूर्य तप ये एक समान प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर पर्वत भी है और महासागर भी है, तो क्या होगा यहाँ पर? इस क्षेत्र पर जहाँ पर पर्वत है और जहाँ पर महासागर है उनके तापमान में अंतर आ जाएगा। 30 डिग्री पर आपतन कोण 90 डिग्री है और सभी पर एक समान प्रकार का सूर्य तप प्राप्त होना चाहिए। लेकिन पृथ्वी की जो प्रकृति, उस स्थल की जो विन्यास वगैरह है या एल्बिडो वगैरह अपन जो पीछे बात की थी, जिससे तापमान प्रभावित हो रहा है, उसके कारण उस अक्षांश का तापमान में अंतर पाया जाता है। होना 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन यदि वहाँ पर या तो हो सकता है 40 डिग्री सेल्सियस हो, रेगिस्तान है तो, यदि वहाँ पर समुद्र है, वहाँ पर बर्फ़ है तो कम तापमान प्राप्त होगा, वहाँ पर पहाड़ी है तो कम तापमान प्राप्त होगा। तो ये जो तापमान में अंतर है ना, इसी को तापमान विसंगति बोलते हैं। यानी अक्षांश के औसत तापमान और उस अक्षांश के स्थान विशेष पर तापमान, इनमें जो अंतर पाया जाता है वो तापमान विसंगति कहलाता है। ध्यान रखना, तापमान विसंगति अक्षांश के औसत तापमान और स्थान विशेष के औसत तापमान में अंतर। वहीं बात करें तापमान शीतलता, तो जो वास्तविक समय का जो तापमान होना चाहिए था और जितने विलंब से जो प्राप्त हो रहा है उसका जो अंतर है वो है तापमान शीतलता। अब बात करते हैं समताप रेखाएं। समताप रेखाएं यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। समताप रेखाएं ये पूछता है गर्मियों में समताप रेखाएं किधर जाती हैं और सर्दियों में किधर और की ओर जाती हैं, और यूपीएससी यहीं से प्रश्न पूछता है। 1-2 बार प्रश्न पूछ चुकी है यहाँ से, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना। अब बात करते हैं पहले तो समताप रेखाएं होती क्या है। देखो, समान तापमान को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, समान तापमान अक्षांश पर, ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान, यहाँ पर 2 डिग्री। तो इन 2 डिग्री वाली तापमान को मिलाने वाली जो रेखा है ना, वो होगी समताप, मतलब समान तापमान वाली रेखा। यहाँ पर 10 डिग्री है, यहाँ पर 10 डिग्री है, यहाँ पर 10 डिग्री है, तो इस रेखा को समताप रेखा बोलेंगे। समझ में आया कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान तापमान वाले स्थान और इनको मिलाने वाली रेखा, ये अक्षांश के अनुदिश होगी, क्योंकि जो अपना सूर्य का आपतन कोण होता है वो अक्षांश के अनुदिश ही होता है। जैसे दक्षिणायन हुआ और उत्तरायण हुआ, तो उत्तरायण के समय में तापमान बढ़ेगा और दक्षिणायन के समय में तापमान कम होगा, तो ये अक्षांश के अनुदिश ही ऊपर नीचे होती रहती है सब तापमान रेखाएं। तो अक्षांश के अनुदिश होती हैं, ध्यान रखना। अब तापमान प्रवणता देखो, इसकी तापमान प्रवणता, ये तापमान प्रवणता को प्रदर्शित करेंगे। जैसे मान लो ये 2 रेखाएं हैं, 10 डिग्री तापमान, 10 डिग्री, 20 डिग्री तापमान, इनमें जो अंतर है ना, ये तो हो गई तापमान प्रवणता। ये जितनी दूर दूर होंगे तो इनके बीच मान लो 10 किलोमीटर का अंतर है, 10 किलोमीटर में 10 डिग्री तापमान में अंतर आ रहा है, तो तापमान प्रवणता अधिक है। वहीं पर बात करें यदि 5 किलोमीटर का इनका अंतर है और तापमान में वृद्धि हो रही है वही समान 10 डिग्री, तो तापमान प्रवणता मतलब समताप रेखाएं जब पास पास हो रही हैं तो तापमान प्रवणता में अधिकता होती है, क्योंकि जो पास पास रेखाएं हैं, 2 समान ताप वाली रेखाएं हैं, 10 डिग्री, 10 और 20 डिग्री की, 10 डिग्री का अंतर हो रहा है केवल 5 किलोमीटर में ही, और यहाँ पर 10 डिग्री का अंतर हो रहा है 10 किलोमीटर में। तो जितनी दूर होंगी
तापमान प्रवणता उतनी ही कम होगी, मतलब तापमान में धीरे धीरे जो अंतर आ रहा है वो उतना ही कम होगा, और जितनी पास पास होंगी तापमान प्रवणता उतनी ही अधिक होगी। तो आया समझे? तो ये तापमान प्रवणता को प्रदर्शित करती हैं। जैसे समताप रेखा यदि पास पास होंगी तो क्या होगी? समताप रेखा पास पास तो होगा उच्च ताप प्रवणता, और समताप रेखा दूर दूर होंगी तो क्या होगी? समताप रेखा दूर दूर है तो क्या होगा? निम्न ताप प्रवणता। अभी समझाया था कैसे होगा निम्न ताप प्रवणता और उच्च ताप प्रवणता क्यों होगी। समताप रेखाएं, अब इस पर प्रभाव होता है ग्रीष्म ऋतु का और शरद ऋतु का, यानी गर्मी और सर्दी। ये गर्मी और सर्दी में तापमान रेखाएं किस तरह से प्रभावित होती हैं, ये यूपीएससी पीटी में पूछता रहता है, तो इम्पोर्टेंट रखना, ध्यान रखना। ये है पीटी और ये इम्पोर्टेंट। अब देखो, कोई भी इस तले, जैसे ये हो गया अपना प्यारा भारत और ये हो गए महासागर, ये हो गई समताप रेखा। कोई भी ये क्या होगी? यदि सूरज का 21 जून को सूरज कहाँ होगा? कर्क रेखा पर लंबवत। जब ये कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, यानी यहाँ पर सूर्य ताप अधिक प्राप्त हो रहा है। तो जो महाद्वीप वाला क्षेत्र है, यानी स्तर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर तापमान अधिक होगा किसकी तुलना में? महासागर की तुलना में। क्यों? क्योंकि जल का एल्बिडो कम होता है, तो ये धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। आपको पता है ना, जल धीरे धीरे गर्म होता है। तो यहाँ पर जब होना चाहिए था कब? यदि यहाँ पर 10 डिग्री है तो इसका 10 डिग्री यहाँ प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर 10 डिग्री है तो इसका 10 डिग्री बहुत नीचे होगा। तो ध्यान रखना, जो उत्तरी गोलार्ध होता है, यानी गर्मियों में, समझने के लिए सिंपल बताऊँ तो ध्यान रखना, गर्मियों में जो समताप रेखाएं होती हैं, इनको गर्मी लग रही है तो ये कहाँ जाएंगी? उत्तर में ध्रुव की ओर जाएंगी, तो ठंड लेने के लिए ध्रुव की ओर जाएंगी। तो याद रखना, गर्मी है तो समताप रेखा महाद्वीप के ऊपर बात करें, महाद्वीप के ऊपर, ध्यान रखना, महाद्वीप के ऊपर समताप रेखा कहाँ जाएंगी? ध्रुवों की तरफ, क्योंकि उनको गर्मी लग रही है। वहीं जब सर्दी होगी, तो महाद्वीप के ऊपर समताप रेखाएं कहाँ जाएंगी? विषुवत की ओर जाएंगी। क्यों? इनको सर्दी लग रही है, इसलिए विषुवत की ओर जाएंगे गर्मी लेने के लिए। बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो कि गर्मी के समय महाद्वीप पर समताप रेखाओं को गर्मी लग रही है, इस कारण ये ध्रुवों की ओर जाएंगी, और सर्दी के समय इनको ठंड लग रही है, इसलिए गर्मी लेने के लिए विषुवत की ओर जाएंगी। पीटी से प्रश्न आता रहता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं तापमान के मुक्तोष्ण और रुद्धोष्ण प्रक्रम। ये मुक्तोष्ण और रुद्धोष्ण प्रक्रम ये वर्षा होने में और चक्रवातों में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो मुक्तोष्ण मतलब दाब से इसका रिलेटेड होता है, कि दाब से किस प्रकार से तापमान प्रभावित होता है, उसकी बात करते हैं इस प्रक्रम में। मुक्तोष्ण प्रक्रम, इसमें क्या होता है? ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, क्रम से गर्म होती है और ठंडी होती रहती है, कैसे? ये तापमान की व्युत्क्रमणानुपाती होती है, ध्यान रखना। मुक्तोष्ण तापमान यदि बढ़ेगा ना, दाब को यदि बढ़ाया जाएगा, प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, तो तापमान उसका निकल जाएगा उस क्षेत्र से। यदि इस क्षेत्र पर यदि दाब बढ़ाया जा रहा है तो इसका तापमान यहाँ से बाहर चला गया। तो ध्यान रखना, दाब बढ़ाएंगे तो तापमान में कमी आएगी। ये व्युत्क्रमणानुपाती होता है, समझ में ना? इस क्षेत्र को अपन इसको दबाए तो यहाँ से तापमान बाहर निकल गया। ये होता है मुक्तोष्ण प्रक्रम। और रुद्धोष्ण प्रक्रम होता है वो उसका ठीक उल्टा होता है। रुद्धोष्ण
प्रक्रम, ये इसका ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जो भी कोई भी वायु है, कोई क्षेत्र है वायु का, उसको यदि अपन दबाएंगे, देखो उसको प्रेशर, उसमें यदि चारों तरफ से दाब दिया तो वो एक जगह और इकट्ठा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। जो तापमान इतने बड़े क्षेत्र में था पहले, इस क्षेत्र का जो तापमान था वो केवल इस क्षेत्र में सिमट के आ गया। तो दाब बढ़ाने पर यहाँ पर तापमान में भी वृद्धि होती है। तो जब वायु संकुचित होगी तो गर्म होगी, संकुचित यानी दाब अधिक लग रहा है। वहीं प्रसारित वायु होगी, वायु यदि प्रसारित होगी यानी फैलेगी, तो पहले इस क्षेत्र में जितना तापमान था, अब यहाँ पर ये फैल गई, इसका दाब कम हो गया तो ये क्षेत्र अब इतना बड़े में चला गया, और इतना बड़े का इसका तापमान जो पहले बहुत कम क्षेत्र में था, अब वो इतने बड़े क्षेत्र में और आएगा। तो जैसे ही प्रसारित हुई तो तापमान में कमी आ गई। तो ये क्या हुआ, ये दाब के समानुपाती हुआ। तो यदि क्या हो रहा है यहाँ पर यदि अपन दाब में वृद्धि करें तो तापमान में वृद्धि हो रही है, और यहीं पर दाब में यदि कमी करते हैं तो तापमान में भी कमी होती है। तो ये है तापमान के समानुपाती, और मुक्तोष्ण में तापमान के व्युत्क्रमानुपाती, ध्यान रखना। ये अपना तापमान वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अपन कल आर्द्रता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।